हेलो फ्रेंड्स। बेटे आज आप एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं। तो इससे आई थिंक सो जो मैं यहाँ पेपर पे आपको रिटर्न लिखूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा जो हम डिस्कस। ठीक है बेटे। अब देखिए हमने इससे पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट के 2 लेक्चर्स भेजे, जिन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी एंड देन हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ किस तरीके से करनी है क्वेश्चंस में। एंड इसके बाद आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इसमें एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बोल सकते हो 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। जैसे आप स्कूल एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे, एडवांस का एग्ज़ाम दोगे, कहीं पर भी और पेपर देने जाते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नोटबुक ले लो अपनी, जिस पे हम क्लास वर्क का काम करते हैं, तो उसके साथ साथ लिखते जाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसका यूज़ क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट करते हैं इसका यूज़ क्या होता है। आपको याद होगा हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, एक्सपैंड करना मैंने अभी आपको सिखाया। एक्सपैंड मतलब जैसे हम उसको ओपन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, राइट। अब उसको एक्सपैंड करने के लिए 2 into 2 ऑर्डर का किस तरीके से खोला जाता है, मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, देन 3 into 3 के लिए किस तरीके से ओपन किया जाता है, ये वही क्वेश्चंस हैं। इनमें भी हमने सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है। बट अब ये हम प्रॉपर्टीज के साथ क्यों सीख रहे हैं, प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस में उसकी कैलकुलेशन कम करने में। एंड कैलकुलेशन के साथ साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर स्पेशली मेंशन्ड होता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज सॉल्व दीज डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो हमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सही नहीं माना जाए। ठीक है बेटा। अब जैसे मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर चेक कर पाओ कि आप सही कर रहे हो कि गलत, आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि गलत। ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया, मैंने मैट्रिक्स लिया 2 3 1 4। ठीक है। अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, याद है आपको डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, दिस इज 8 minus 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब यही हमने लिखा ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अब अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फिर कितना आया, 8 minus 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखाऊंगी इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके क्वेश्चन पर लगाते हैं। तो ये सारी हमने क्वेश्चन पर लगाना सीखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा। तो अब इसमें सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनना है आपने, और उनको ये बोल सकते हो क्वेश्चंस पर हमें अप्लाई करवाना है इन प्रॉपर्टीज को, इनकी हमें इस तरीके से हेल्प लेनी है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि इफ एनी टू एडजेसेंट rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of
determinant is changed by a negative sign। ठीक है, एक नेगेटिव साइन से चेंज होता है। अब इसके एक एग्जांपल में देती हूँ आपको। मान लीजिए अब मैं फिर से एक ए मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, मैंने लिखा 1 3 -1 0 2 4 3 1 -2। ठीक है, अब इसका हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ध्यान से देखिएगा क्या निकलेगा। 1 इंटू, मैं इसको फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग अब ओपन करूंगी। तो 1 इंटू जिस एलिमेंट को लिया उसकी रो कॉलम, आपको याद होगा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, उसकी रो कॉलम छोड़ देते हैं। तो -4 फिर प्लस माइनस -0 0 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दिया -6 प्लस 1 फिर +3 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दिया 12 + 2। ठीक है, तो ये आ गया -8, ये 0 हो गया, ये आ गया 12 14 14 3 का 48, तो ये आ गया 40। ये डिटर्मिनेंट आया 40। ठीक है, अब हमने क्या किया, आपको दोबारा पढ़ते हैं हम लाइन पे क्या लिखा है। इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम, एडजेसेंट मतलब जैसे 1 2 ये एडजेसेंट है आपस में, ये हम सबको पता है ना। तो एडजेसेंट के केस में अगर जैसे हम इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, या सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, या फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दें, सेकंड रो या थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें, तो ये वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन में फर्क पड़ेगा। जैसे अब मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। तो यही है मैट्रिक्स, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और रो सेकंड कॉलम इंटरचेंज करूंगी। तो ये हो जाएगा 2 4, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट रो पे लिखा, तो फर्स्ट रो को सेकंड रो पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंटरचेंज कर दी फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब इसका डिटर्मिनेंट देखना क्या आएगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट, अगर इसका मैंने बी नाम दे देते हैं, तो अब देखो बी का डिटर्मिनेंट किया, बी डिटर्मिनेंट आ गया 0 इंटू, जीरो कॉलम छोड़ दिया -6 + 1 फिर -2 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दिया -2 + 3 एंड देन हमने 4 लिया, तो ये रो कॉलम छोड़ दिया 1 -9, दिस इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये आ गया 1 1 इंटू -2 एंड ये आ गया -8 -8 इंटू 4 32 -8 इंटू 4 -32 +1 -2, कैलकुलेट कर दो 0 इंटू -6 + 1 -2 इंटू -2 + 3 and +4 into 1 -9, right? -8 कट चुका 30 and this is -2, this is -34। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। तो दिस इज -8 1 इंटू जीरो कॉलम छोड़ा -4 एंड दिस 0 -6 + 1 इधर 3 12 + 2। ठीक है, -8 ये 0 हो गया 42 तो प्लस 42 ये वैल्यू। अब 42 - 8 दैट इज 34, सॉरी 30। ठीक है बेटा, तब ये 34 है, यहाँ पे आंसर आया -34। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इन दोनों में आंसर 34 ही है, बट एक नेगेटिव साइन का फर्क पड़ गया ना। ऐसे ही जब भी हम कोई दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके एक नेगेटिव साइन में फर्क पड़ता है। जितनी बार मर्जी कर सकते हो, हर बार सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड है बेटा, देखिए थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर इफ एनी
इफ एनी टू रोज और कॉलम, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रोज और कॉलम दोनों पर एप्लीकेबल हैं, चाहे हम इनको रोज पर लगाएं चाहे हम इनको कॉलम्स पर लगाएं, ठीक है। इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसका मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं, वैल्यू उनकी सेम हो जाती है, तो उसके डिटर्मिनेंट निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वैल्यू इज ऑटोमेटिकली ज़ीरो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए मैट्रिक्स, मैंने आपको लिखा 2 4 6 1 2 3 3 9 1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल दूं तो आपके पास क्या आएगा, 1। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं ना, तो 2 डिटर्मिनेंट की याद है वो प्रॉपर्टी बेटे, किसी रो या किसी कॉलम में से एक रो या एक कॉलम में से एक वैल्यू बाहर आ सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाया जा रहा है। तो मैंने फर्स्ट रो में से 2 बाहर निकाला, तो ये बन गया 2 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 3 9 1। अब इसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, इट्स वैल्यू इज, इट मस्ट बी इट्स वैल्यू इज जीरो, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी बनाई, कौन सी सीखी हमने, कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, द वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is equal to the product of its diagonal elements, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमने लिया, जैसे 3 0 0 0 5 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे ही एक और बी मैट्रिक्स लिया, ये मैं लिखा 1 3 5 0 2 6 0 0 3। ये अपर और लोअर के एग्जाम्पल भी साथ ही हम ले रहे हैं। सी मैट्रिक्स एक और लिया, 1 2 3 0 0 0 2 1 7, लेट इट बी। मैंने 3 मैट्रिक्स लिखे, ये देखिए ये डायगोनल है एंड अपर एंड लोअर, दो तीनों हमने एग्जाम्पल लिए, क्योंकि मैंने इसमें लाइन के ऊपर देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, जो ये तीनों हैं इनका डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि ये है ना डायगोनल एलिमेंट्स इसके, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है, तो यू कैन से ए डिटर्मिनेंट इज 15, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट 3 इंटू 5 15 इंटू 1 15। एंड अगर बी का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो बी डिटर्मिनेंट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। ऐसे ही सी डिटर्मिनेंट निकालो, अगेन 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक। तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी एंड रिवाइज इट अगेन, जो हमने अभी तक फोर्थ प्रॉपर्टी की है, मैं एक बार फास्ट आपको रिवाइजिंग को बोलती हूँ। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज और कॉलम इंटरचेंज करने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड है, अगर कोई भी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी की है, ठीक है। थर्ड है प्रॉपर्टी
थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो एडजेसेंट रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाना, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई है, इट मे बी फर्स्ट और सेकंड हो, फर्स्ट और थर्ड हो जाए, या अब जैसे रो आइडेंटिकल हो रही हैं दो, ऐसे ही कोई भी दो कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो अगर कोई भी दो कॉलम भी आइडेंटिकल हो जाते हैं तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे। एंड देन फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो हम डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर होता है या जो लोअर ट्रायंगुलर होता है, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपली किस तरीके से ले लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं इनकी जो प्रोडक्ट होती है वही इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। राइट डाउन फिफ्थ प्रॉपर्टी। If each element of a row or column of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k also. For example, मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स लिखा k ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, and then k of a1 k of b1 k of c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो अब इस केस में ध्यान से देखो मुझे, मैंने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी, हमने जब स्टार्टिंग में मैं आपको डिस्कस करवाया था डिटर्मिनेंट, तब ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी डिटर्मिनेंट के साथ, तो वो जब अंदर जाएगा तो किसी एक रो या एक कॉलम में जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। इसमें ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, बाहर पड़ा है, जब ये अंदर गया तो ये फर्स्ट रो में गया। ये जरूरी नहीं है हर बार फर्स्ट रो में जाएगा, ये किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब मान लीजिए ये फर्स्ट रो के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, बाहर निकाला तो फर्स्ट रो में से ये बाहर आ गया, तो ये बन गया a1 b1 c1। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ, दीज बोथ आर एप्लीकेबल। इन दोनों, ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं और इन दोनों को अप्लाई किया जा सकता है। चाहे कोई कांस्टेंट अंदर से बाहर ले जाओ तब भी वो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में जाएगा। ऐसे ही जब अंदर से बाहर लेके आओगे तब भी एक रो में से आएगा या एक कॉलम में से आएगा। आ कितनी बार भी सकता है, हर एक रो हर एक कॉलम में से इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं, लेकिन आएगा एक ही बार। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बार बार लगाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास। अब मान लीजिए अपन ने लिखा let A be a square matrix of order 3 into 3, then P A determinant is equal to A option, P A determinant B option, P square A determinant C option, P cube A determinant and D option 3 into 3 A determinant। ठीक है, अब इसका 2 मिनट आप इसको पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, हमने निकालना है 3 A डिटर्मिनेंट। ठीक है, और लिखा हुआ है कि जो A है
ये 3 × 3 ऑर्डर का है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है ये पूरे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ये अंदर है, इसका मतलब ये तीनों रोज के साथ है। तो अब ये 3 जब इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो ये 3 बार बाहर आएगा। क्यों 3 बार बाहर आएगा? क्योंकि इससे पहले ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी की है इसमें हमने अभी सीखा है कि एक रो या एक कॉलम में से एक बार बाहर आएगा। तो ये 3 रोज या 3 कॉलम में है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो में से एक बार बाहर आया, सेकेंड रो में से एक बार बाहर आया, एंड देन थर्ड रो में से भी एक बार बाहर आया। ठीक है बेटा? तो ये 3 बार बाहर आया, तो ये बन गया हमारे पास 3³ A। योर आंसर इज C option, 3³ A. Right? Next, write down next. Next है हमारे पास, if each element of any row or column consists of 2 terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 other determinants. अब इसको मैं एग्जाम्पल से लिखती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अपन ने लिखा A1 + X B1 C1, A2 + Y B2 C2, A3 + Z B3 C3, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। तो कई बार ये जो वैल्यूज होती हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट लिखी होती हैं, तो हमें वहाँ पे ये नहीं है इतनी डिफिकल्ट वैल्यू को ऐसे ही ओपन करना शुरू कर देंगे, नहीं, हम इसे सिंपल करेंगे। सिंपल किस तरीके से लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज A1 B1 C1, सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 plus X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 में। ठीक है? तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिया, एक कॉलम बन गया, फिर इसके सेकंड एलिमेंट को लिया तो दूसरे डिटर्मिनेंट का बन गया। हम इस तरीके से अब जो एक डिटर्मिनेंट का था उसको 2 में ब्रेक कर दिया। ये 2 में ब्रेक करने का रीजन है इसकी कैलकुलेशन को इजी करना। इसके साथ में कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है, तो कैलकुलेशन को इजी प्रॉपर्टीज लगाई ही इसीलिए जा रही है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है? डिटर्मिनेंट में फर्दर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस होंगे, देन एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस होंगे, देन आपके पास डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे। तो उन सब पर हमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम उसको इजीली सॉल्व किया करेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो दे आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है बच्चा? ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम स्टार्टिंग में इनको लगाएंगे, एंड कुछ शॉर्टकट्स। एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं आपको सिखाती हूँ। हमें क्वेश्चंस जब सब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं देन प्रॉपर्ली सॉल्व करने हैं, बट चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट। ठीक है? शॉर्टकट क्या है बेटा? अगर किसी क्वेश्चन में लॉग नजर आए, डिटर्मिनेंट निकालते हो जब लॉग नजर आए तो 99% केसेस में आंसर 0 होता है। ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ। इफ यू सी लॉग, if you see log, then probability क्या होती है? probability है कि जो आंसर होगा वो 0 होगा। दिस इज probability। probability कितने परसेंट? 99.9% केसेस में
आंसर 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम इस पर डायरेक्ट आंसर भी लगाएं। राइट बेटे। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर लगा के देख सकते हैं कि हम किस तरीके से चेक करेंगे कि जो आंसर है वो फटाफट से सॉल्व हो जाए, हमें इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन सॉल्व ना करके देखें। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कोई भी वैल्यू चूज करो, चूज एनी वैल्यू। ठीक है, चूज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू चूज करो और उसे पुट कर दो क्वेश्चन और आंसर, सेम आंसर आना चाहिए। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको इजीली तब समझ आएगा। एंड देन पुट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, बहुत इजी होता है। इसके साथ हमारे मतलब क्वेश्चन एक एक मिनट के हो जाते हैं, जो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 10 मिनट्स मिनिमम लग जाती है, उसे हम विद इन 30 सेकेंड कर लिया था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इफेक्टिव रूल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम ये लगाएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज ही लगा के देखेंगे। ठीक है, दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, एक रूल और हम सीखते हैं, द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स of a determinant of order 3 is equal to the value of the square of the original determinant. That means डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। डेल्टा, अब इसे मैंने डेल्टा और डेल्टा 1 का नाम दिया है। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा 1 हम यहाँ पर लेते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करवाती हूँ। नोट कर लो बेटा इसको भी एक बार, फिर मैं इसकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ। एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अपन एक लिया, मान लीजिए 2 3 1 -157 4 1 1। ठीक है, ये ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसका डिटर्मिनेंट आया 2 इंटू 5 -7 -3 इंटू -1 -28 +1 इंटू -1 -20. This is 2 times -2 -3 into -29 and -21. This is equal to -4 minus minus plus 29 into 3 minus plus 87 हो गया -21. This is 87 minus 25. This is equivalent to 62. ठीक है बच्चा, ये ए डिटर्मिनेंट आ गया 62। अब पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए आपको याद होगा हम किस तरीके से निकालते हैं।
सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते हैं। देन हर एक एलिमेंट का अपना को फैक्टर होता है, ठीक है। तो 2 का को फैक्टर, अब ये रूल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं इसको फास्ट एक बार सॉल्व करके को फैक्टर यहाँ लिख देती हूँ। तो 2 का को फैक्टर आ गया 5 माइनस 7 माइनस 2, दिस इज माइनस 2। 3 का को फैक्टर -1 माइनस 28 माइनस 29 प्लस 29 हो गया। 1 का हो गया -1 माइनस 20 माइनस 21, दिस इज माइनस 21। फिर -1 का हो गया 3 माइनस 1 2, देन 5, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, and then 7, 2 minus 12 minus 10, 4, 21 minus 5, 16, 16, then 1 का 14 plus 1 15, and then this 10 plus 2 13, ये आ गया। ये को फैक्टर आ गए। अगर अपना को फैक्टर जो है इसे हम नाम दे देते हैं बी का, इस डिटर्मिनेंट को नाम दे देते हैं बी का। तो बी डिटर्मिनेंट क्या है? बी डिटर्मिनेंट इज -2 इंटू -26 plus 150 -29 into -26 -160 -21 into 30 minus minus plus 32। तो अगर -2 टाइम्स 150 26, 124 -29 into 160 and 26, minus, and then -21 into 62. This is minus this, minus minus plus 186 into 29, तो 186 को 29 से करते हैं, और ये आ गया आपके पास बेटा कैलकुलेशन इसमें लंबी हो जाती है थोड़ी सी। तो 186 मैं कैलकुलेट करके आपको प्लेट पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं आप पेज को कैलकुलेट करूँगी। 186 इंटू 29, दिस इज 5394, एंड देन हमारे पास अगला जो कैलकुलेशन है वो है 62 इंटू 21, 62 इंटू 21, ये आ गया -1302। इस सारे को फिर से कैलकुलेट करो, तो ये आ गया 5394 माइनस 1302 में हम प्लस कर देंगे 248, तो ये आ गया 1550। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, तो 5394 में से माइनस किया 1550, तो ये आ गया 3855, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूँ 62 इंटू 62, 62 इंटू ऐसे लिख सकते हो 62 स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन चल रही थी इसीलिए ये देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने। अब इसे ध्यान से एक बार फिर से ध्यान से देखो, ये हमने ए लिया, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो आया 62, ठीक। फिर मैंने इसी मैट्रिक्स के को फैक्टर लिए, जिसको मैंने नाम दे दिया बी का, इसका जब डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आया 62 द स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब उसी मैट्रिक्स का अगर को फैक्टर लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है।
अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन करने में मुझे 6 to 7 मिनट्स लगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज होती है, ताकि हम इतना टाइम एक ही उस पर ना लगाएं। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या करना है, आपको अगर कभी बोल दिया जाए, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट बोला है, आपको बोला जाए इसके को फैक्टर का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपने इसके को फैक्टर का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, आपने इसी का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है बेटा, दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टी आज आप पहले नोट करो, और इसके सिंपल क्वेश्चन है, एंड देन अगला स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी कि इन पर ऑपरेशन अप्लाई करके इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से लगाया जाए। ठीक है बेटा, होप यू एंजॉयड इट, एंड आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है बच्चा, अब इनको ध्यान से नोट कर लेना, एंड देन नोटबुक पे लिखिएगा। अगला हम जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, तो पहले आप इसे रिवाइज। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।